हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 के लिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने 5 सेटों का प्रैक्टिस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सेट जो है वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के हैं। मतलब जो पिछली बार जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था और उस बार 72 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और ये शिफ्ट जो है आपको 29 मार्च 2016 का जो एग्ज़ाम है थर्ड शिफ्ट का, उसका सभी जीके जीएस के प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा अच्छी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मच्छर के काटने से। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल जो जन्मजात विकार है जीका वायरस का, वो मच्छर के काटने से फैलता है। और देखा जाए तो ये एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, जीका वायरस एक वायरल डिजीज़ है और इसको सबसे पहली बार देखा गया था एक बंदर में। कब? तो 1947 में। 1947 में ये युगांडा के जंगल में बंदर में पाया गया था सबसे पहली बार। ठीक है, देखिए जीका वायरस का कारण होता क्या है कि शिशु में ये संक्रमित हो जाता है, उसके ब्रेन को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए और देखा जाए वायरस में, तो वायरस से रिलेटेड और भी बीमारी है जिसको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको स्वाइन फ्लू, ये वायरल डिजीज है। डेंगू, ये भी वायरल डिजीज है, ये मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया आकाश सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल प्रणाली है। देखिए, डीआरडीओ विकसित जो आकाश है वो एक मध्यम दूरी का बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है। आकाश का मारक क्षमता अगर देखा जाए तो वो है 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर है। फिर आपको और भी टैंक के बारे में देखा जाए, जैसे नाग टैंक जो है वो ये भी एक निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है और इसका मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। और नाग को कहा जाता है फायर एंड फ्रोगेट, मतलब दागो और भूल जाओ, और ये एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आदित्य। देखिए, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाला जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम है आदित्य। ठीक है, ये तो आदित्य हो गया। और उसके बारे में अगर इसरो के बारे में अगर देखा जाए तो इसरो का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, और जो अंतरिक्ष विभाग का जो स्थापना हुआ था वो 1972 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो देखा जाए तो ये स्वतंत्रता से पहले के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो है वो स्वतंत्रता से पूर्व भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये 1917 में यानी 1917 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और एनी बेसेंट जो देखा जाए तो एनी बेसेंट आपको आयरलैंड की निवासी थी। और जब प्रथम भारतीय महिला के बारे में बताया जाए कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो होगी सरोजनी नायडू। ठीक है, 1925 में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह एक चिकित्सकीय उपकरण है। ग्लूकोमीटर जो है वो एक चिकित्सकीय उपकरण है। चलिए अब देखा जाए, ये तो ग्लूकोमीटर हुआ, और इसी तरह का और भी मीटर है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? इसे जलयान में समय मापा जाता है। और उसके बाद देखा जाए डायनेमोमीटर, तो इसके द्वारा आपको इंजन द्वारा उत्पन्न की गई जो शक्ति है उसको मापा जाता है। फिर आपको फैदोमीटर, तो इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। उसी तरह से आपको ग्रेवीमीटर, तो उसमें है कि ग्रेवीमीटर में कि पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, फिर देखा जाए एक मैनोमीटर,
तो उससे गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है, देखा जाए तो 2015 में जो संसद में पेश किया गया था जीएसटी विधेयक, वो एक संविधान संशोधक विधेयक था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि विश्व तंबाकू निषेध यानी नो टोबैको दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 31 मई को। 31 मई को मनाया जाता है नो टोबैको डे। और अगर 1 मई को देखा जाए तो मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाषाण आश्रय के लिए। ठीक है, पाषाण आश्रय का मतलब हो गया रॉक शेल्टर के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मंगल ऑर्बिटर मिशन, जिसे कहते हैं मॉम। ये मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2013 में। ठीक है, मॉम जो मंगलयान है वो 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। मंगलयान जो है वो 24 सितंबर को कक्षा में स्थापित हो गया था। ठीक है, अब देखिए मंगलयान प्रथम अभियान में ही सफलता प्राप्त किया और ऐसा करने वाला प्रथम देश बना भारत। भारत अपना प्रथम उपग्रह जो देखा जाए तो पहला उपग्रह भारत ने छोड़ा था 1975 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगविहीन और गंधविहीन नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो है वो रंगहीन और गंधहीन नहीं है। क्लोरीन का जो उपयोग होता है जैसे कि HCl के निर्माण में, ये मस्टर्ड गैस बनाने और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए प्रयोग होता है। और इसमें देखा जाए तो क्लोरीन का हम लोग उपयोग कपड़ा और कागज़ की विरंजक करने के लिए प्रयोग करते हैं। और देखा जाए हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन है वो सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन के बारे में देखा जाए तो आपके वातावरण में, हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइपोथर्मिया। ठीक है, जब 2 से 3.5 डिग्री कम हो तो हाइपोथर्मिया होता है। उसमें होता क्या है कि इस स्थिति में मानव का जो शरीर है वो क्रियाशीलता कम हो जाता है उसमें। ठीक है, और अगर टेम्परेचर यहाँ तो घट रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता तो वो हाइपरथर्मिया हो जाता। ठीक है, और देखिए एक सामान्य मानव के जो शरीर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तो वहाँ पे बुखार लगना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है डिबगिंग। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 3, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करने को कहते हैं डिबगिंग। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान करगिल युद्ध का कोड नाम डैश था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑपरेशन विजय। ठीक है, भारत पाकिस्तान का जो करगिल युद्ध का कोड नाम था वो था ऑपरेशन विजय। करगिल युद्ध कब हुआ था, तो वह हुआ था मई 1999 में। ठीक है, मई 1999 से आपको 26 जुलाई 1999 तक हुआ था। 26 जुलाई को करगिल दिवस इसलिए मनाया जाता है कि करगिल दिवस विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखा जाए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो पंजाब में विद्रोही के विरोध में अमृतसर मंदिर परिसर में जो अभियान था उसका नाम था। और ये अभियान जो है इंदिरा गांधी ने चलाया था। 31 अक्टूबर 1984 को उनका मृत्यु का कारण बन गया था ये अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी किसके द्वारा की गई,
ऑप्शन नंबर 4 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। 2015 का जो क्रिकेट विश्व कप था उसका मेजबानी किया गया था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब देखिए इसमें खास बात खास ये रहा कि 2015 का जो विश्व कप हुआ वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मेजबानी की और यही दोनों टीम फाइनल में पहुंची। ठीक है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया विनर रहा और ये उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। बायोटेक्नोलॉजी आज का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें बायोडीजल, बायोगैस, वर्मी कल्चर आदि आते हैं। ठीक है, देखिए बायोमेडिसिन से उपचार किया जाता है और वर्मी कल्चर के द्वारा खेत की उर्वरक शक्ति में काफ़ी वृद्धि होती है। जैसे केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, ये किसके द्वारा कही गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया था कि मानव के लिए यह एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। इसका मतलब इंग्लिश में कहा गया था कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ठीक है, देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो 1969 में, ठीक है 1969 में चांद पर पहुंचने वाला ये पहला कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है और ये जिस अंतरिक्ष यान से गया था वो था अपोलो 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल में शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, निम्नलिखित एजेंट में से कौन सा पेयजल शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पेयजल की शुद्धिकरण करने के लिए अनेक उपाय हैं, जैसे कि जल में अशुद्धियों को हटाया जा सकता है। आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि पेयजल में पाया जाता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब देखा जाए तो आरटीआई एक्ट जो है वो जनता के लिए है, मतलब जनता के द्वारा यह अधिकार दिया गया जनता को कि कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे कि रक्षा, सैनिक जो है इस सब को छोड़कर किसी भी प्रकार का सूचना कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, चाहे उससे उसका संबंध हो या ना हो। ठीक है, और आरटीआई का अवहेलना करने पर अधिकारी को भी दंडित करने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। जो विक्टोरिया हॉल है वो कोलकाता में स्थित है और यूनेस्को का ये वैश्विक विरासत स्थल में आता है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल का जो स्थापना किया गया था तो वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1899 से 1905 के बीच। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किया था इसका और महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। देखिए इसमें और अगर देखा जाए तो जैसे गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1911 में, जो राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के आगमन पर मुंबई में बनाया गया था। ठीक है, और देखा जाए तो इंडिया गेट आपको दिल्ली में बनाया गया था 1924 में 1924 में बनाया गया था। ये प्रथम विश्व युद्ध के जो मारे गए सैनिक हैं उनकी याद में बनाया गया था। नेक्स्ट है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल। बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो देसी रियासत का विलय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, और देसी रियासत का जो स्थापना किया गया था जिसके सचिव बनाए गए थे बीपी मेनन। ठीक है, अब देखिए भारत के राज्य का जो एकीकरण का महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका लेखक है बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखा जाए तो उन्हें आयरन मैन भी कहा गया था। ठीक है, और सरदार का उपाधि किसने दिया था? तो ये 1928 में, ठीक है, वर्दौली किसान आंदोलन की सफलता के कारण महात्मा गांधी के द्वारा
महिलाओं की ओर से दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा रुपए का जो सिंबल है वो किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2010। भारत सरकार के द्वारा ये चिन्ह जो है रुपए का वो 2010 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है बायोस का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश। भारत का जो सबसे लंबा सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। कितना है? तो वो है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश भारत के साथ देखा जाए तो कौन कौन राज्य उससे जुड़ते हैं? तो वो है आपको असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए बांग्लादेश के बाद अगर सबसे बड़ी सीमा जो भारत की लगती है तो वो चीन के साथ लगती है। कितना लगती है? तो ये और तीसरा सबसे बड़ी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, ये लगती है 3323 किलोमीटर। और भारत का सबसे छोटा सीमा अगर लगती है तो वो लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का, जो कि अभी पीओके में स्थित। और भारत का सीमा 7 पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गतिज ऊर्जा, जिसे कहते हैं काइनेटिक ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए आर रहमान। ए आर रहमान जो है वो भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। चलिए देखा जाए तो भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी को 2001 में दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, और लता मंगेशकर को 2008 में। 2008 में लता मंगेशकर के साथ साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए एम एस सुब्बलक्ष्मी को 1998 में दिया गया था, 1998 में। और इस बार उसमें आपको सी सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण को भी मरणोपरांत दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। देखा जाए तो विमान यात्री को फाउंटेन पेन या स्याही को हटाने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दाब कम होने के कारण कपड़े खराब हो सकता है। ठीक है, और दाब क्या है? तो दाब एक अदिश राशि है। इसका ऐसा यूनिट होगा आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बार, और वायुमंडलीय दाब 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता जाता है। जैसे कि पहाड़ पे खाना बनाना इसी कारण से बहुत कठिन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो है वो कैंसर का कारण नहीं है। देखा जाए तो जैसे कि ओजोन परत है, ओजोन परत के जो क्षय का कारण है, क्षय के कारण से जो पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ रही है उससे हमें चर्म रोग होने लगता है, और चर्म रोग से कैंसर होने लगता है चर्म का। फिर देखिए सेल के अनियंत्रण बुद्धि से कैंसर होता है। फिर रेडियो सक्रिय जो स्ट्रोंडियम 90 है उसके कारण से आपको अस्थि कैंसर होता है। ठीक है, और जो कैंसर बनने का जो पीरियड होता है उसको हम लोग कहते हैं लैटेंट पीरियड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। 69वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि रहे
यूएसए के राष्ट्रपति। यूएसए के राष्ट्रपति उसमें कौन थे? तो वो थे बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और वो 2 बार राष्ट्रपति बने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गोदावरी। देखिए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी निकलती कहाँ से है? तो नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से निकलती है। गोदावरी नदी का जो कुल लंबाई है वो है आपको 1465 किलोमीटर। ठीक है, देखिए, भारत में होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है आपको ब्रह्मपुत्र और सिंधु, 2900 और 2880 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है गंगा। उसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 2525 किलोमीटर, गंगा की लंबाई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, साइना नेहवाल। ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाला पहला भारतीय है साइना नेहवाल। 2012 में जो हुए थे लंदन ओलंपिक, उसमें साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था और साइना नेहवाल बैडमिंटन की विश्व चैंपियन भी रह चुकी है। फिर देखा जाए तो ओलंपिक रियो में जो 2016 में हुए थे, वहाँ बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली थी पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हड्डी से संबंधित है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित है। अब देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है वो एक्चुअली वयस्क में होता है। इस रोग का कारण होता है कि विटामिन डी की कमी होना। फिर विटामिन डी का जो अगर रासायनिक नाम क्या होता है? तो होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का स्रोत है तो आपको सुबह का जो प्रातःकालीन जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे अच्छा स्रोत है। उसके बाद आपको मछली के यकृत का तेल, फिर दूध, अंडा, ये सब मुख्य स्रोत है। और विटामिन डी की कमी से अगर बच्चों में कोई बीमारी होता है तो होता है रिकेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। और इन सभी वीडियोज़ के लेक्चर्स के जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।